हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री करणी क्लासेज। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 4 कंप्लीट कर लिया। इस वीडियो से हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर 5 जिसका नाम है वर्ग और वर्गमूल स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। वर्ग और वर्गमूल में पहले वर्ग को समझते हैं, वर्ग क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, आपने वर्ग के बारे में कभी सुना हो तो वर्ग एक फिगर भी होता है। इस तरीके से एक आकृति होती है जिसको हम वर्ग कहते हैं। जब हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर, मतलब भुजा गुणा भुजा। ठीक है, लेकिन इस वाले चैप्टर में हम इस वर्ग की बात ना करके हम बात करेंगे वर्ग संख्या की, कि वर्ग संख्या क्या होती है। तो इसको हम एक इजी से एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो मैंने 1 को गुणा करा 1 से तो आंसर आया 1, 2 को गुणा करा 2 से तो आंसर आया 4। तो वर्ग संख्या वह संख्या होती है, किसी भी संख्या को, मतलब किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना वर्ग कहलाता है। मान लो हमने 1 को 1 से गुणा करा तो 1 आंसर आया, 2 को 2 से गुणा करा तो 4 आया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 का ऊपर पावर 2, ठीक है, यहाँ पे 2 की पावर 2, ठीक। इसको कहते हैं हम वर्ग करना। ये हमारी इजी लैंग्वेज में है। और अगर किताबी लैंग्वेज में पढ़े तो ये इसकी डेफिनेशन देखो, आपको ऊपर दिखाई दे रही होगी कि एक प्राकृत संख्या m को n स्क्वायर है, यहाँ पे n नहीं है, ये n स्क्वायर है। एक प्राकृत संख्या m को n स्क्वायर से व्यक्त किया जाता है। जहाँ n भी एक प्राकृत संख्या है तब m एक संख्या है। ठीक है, कि एक कोई प्राकृत संख्या है m जिसको n स्क्वायर से व्यक्त किया जा सकता है। मान लो हमने यहाँ पे ये प्राकृत संख्या हमारी 1, ठीक है, इसको हमने 1 स्क्वायर के बराबर भी लिख सकते हैं। ये 4 को हमने लिख दिया 2 के स्क्वायर के बराबर में। पर ये जो वाली संख्या है n वाली संख्या, मतलब ये हमारी m हो गई, इसको हमने n स्क्वायर के जैसे मतलब 2 स्क्वायर के बराबर लिखा, तो ये जो 2 है ये भी एक प्राकृत संख्या होनी चाहिए, तो वो कहलाएगा वर्ग। ठीक है, तो m एक वर्ग संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो इसको हम हमारी लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं। इसको ऊपर करके हम हमारी लैंग्वेज में लिखेंगे कि एक ऐसी संख्या, किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना वर्ग कहलाता है। किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना वर्ग कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, कि वर्ग किसे कहते हैं, किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना वर्ग कहलाता है। और जो आंसर में जो संख्या आती है उसको हम वर्ग संख्या कहते हैं या फिर पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। अब हमें 1 से लेकर 100 तक में पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन कौन सी होती है ये हम देखते हैं। अब जैसे हम इसको ऊपर करके 1 से हम 1 का अगर गुणा करेंगे, 1 को 1 से गुणा करेंगे और इसको 1 स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं तो आंसर आएगा 1। 2 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 4। 3 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 को 3 से गुणा करा तो आया 9। 4 को 4 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 16। इसी प्रकार 5 को 5 से गुणा करेंगे तो इसका आंसर आएगा 25। 6 को 6 से करेंगे, इसका आंसर आएगा 36। 7 को 7 से गुणा करा तो इसका आंसर आएगा 49। और 8 को 8 से गुणा करा तो इसका आंसर आएगा 64। और 9 को 9 से गुणा करेंगे तो इसका आंसर आएगा 81। और 10 को 10 से गुणा करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 100। 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन कौन सी हो गई। पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन सी है जो इनका आंसर है, जैसे 1 एक पूर्ण वर्ग संख्या, 4 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगी, 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या, यहाँ से 16, 25, 36, 49, 64,
एक सेकेंड, ऐसे 81 और 100, 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में जो पूर्ण वर्ग संख्या है जो मैंने आपको यहाँ पे लिख के बता दी। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वर्ग संख्या क्या होती है ये तो आपको समझ में आया होगा। अब वर्ग संख्याओं के गुणधर्म क्या होते हैं ये पढ़ते हैं। चलते हैं हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। ये देखिए, वर्ग संख्याओं के गुणधर्म। वर्ग संख्याओं के गुणधर्म में इकाई अंक क्या होता है। देखो, वर्ग संख्याएं 0, 1, 4, 5, 6 या 9 पर समाप्त होती है। देखो, हमने पीछे जो वर्ग किया उसमें देखते हैं हम कि 9 पर समाप्त होती है, और 2, 3, 7 या 8 पर समाप्त होने वाली संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। इसको हम बाद में समझते हैं, पहले देखते हैं कि हमारे लास्ट डिजिट अंक क्या आ रहा है। देखो, इनका इकाई अंक क्या आ रहा है, लास्ट वाले स्लाइड में देखते हैं। देखो, हमने जो वर्ग संख्याएं करी है इसमें देखो, इसका इकाई, ये तो एक एक डिजिट के हैं, तो यहाँ तो इकाई अंक 1, 4, 9 आ रहा है, और इस वाले में 6 आ रहा है, यहाँ पे 5, फिर 6, 9, 4, 1। इसके अलावा देखो, अब यहाँ पे ना तो 2 आ रहा है। देखो, वर्ग संख्याओं में लास्ट में आंसर में देखो, ना तो 2 आ रहा है, ना 3 आ रहा है, ना 7 आ रहा है, ना 8 आ रहा है। इसका मतलब ये तो हमारे इसके गुणधर्म का ये तो फिक्स हो गया है कि किसी भी वर्ग संख्या में, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में लास्ट का अंक 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा। मतलब अगर आपसे पूछ ले कि इस संख्या को बताओ कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, अगर उसका लास्ट डिजिट देख लो, अगर उसके लास्ट का अंक अगर 2 हुआ तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, 3 हुआ तो भी नहीं होगी, 7 हुआ तो भी नहीं होगी, 8 हुआ तो भी नहीं होगा। हाँ, और ये 0, 1, 4, 5, 6 और 9, इनमें से कोई भी एक अंक होगा तो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। जरूरी नहीं है कि नहीं है, लेकिन हो सकती है। लेकिन यहाँ पे 2, 3, 7, 8 होंगे तो वहाँ तो बिल्कुल ही नहीं होगी। ये इसका पहला गुणधर्म है कि उसका इकाई अंक, किसी भी वर्ग संख्या का इकाई अंक देख के हम पता लगा सकते हैं कि वो पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। ठीक है, तो जैसे मैं इनका एक एग्जाम्पल देख के आपको समझाती हूँ। जैसे हमने यहाँ पे 11 का वर्ग करा, ठीक है, 11 को 11 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 121। ठीक है, अब इसका लास्ट अंक, इकाई अंक कितना आया, 1 आया, जो इसमें है। ठीक है, और जैसे हम 12 का करते हैं तो 12 का गुणा करेंगे, 12 को 12 से करेंगे तो इसका आंसर आता है 144। तो देखो, यहाँ पे भी 2, 3, 7, 8 में से कुछ भी नहीं आया। तो इसका इकाई अंक हमें पता चल रहा है कि अगर किसी भी संख्या में लास्ट में 2, 3, 7 या 8 हो तो वो पूर्ण वर्ग संख्या हो ही नहीं सकती। ये तो हम देख के पता लगा सकते हैं, देख के ही ये आंसर देंगे कि यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्या ये नहीं होगी। और 0, 1, 4, 5, 6 और 9, अगर किसी भी संख्या के इन सभी अंकों में से किसी भी संख्या का लास्ट अंक ये इनमें से कोई एक है तो वो जरूरी नहीं है पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जैसे हमारे पास में एक एग्जाम्पल है 34 में लास्ट अंक हमारा 4 आ रहा है, और इस इकाई अंक का देखें तो किसी भी वर्ग संख्या में लास्ट अंक 4 हो सकता है, लेकिन 34 हमारे यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। मतलब 0, 1, 4, 5, 6, 9, अगर कोई भी किसी भी संख्या का अगर हम वर्ग निकालेंगे तो उसकी जो पूर्ण वर्ग संख्या जो हमें निकल के आएगी वो संख्या इन सभी अंकों में से किसी भी एक अंक पे समाप्त होगी। ठीक है ना, मतलब लास्ट डिजिट यही होगा। लेकिन अगर किसी भी अंक का लास्ट डिजिट ये है तो ज़रूरी नहीं है वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, जिसका एग्जाम्पल हमने 34 लेके देख लिया। ठीक है, अब जैसे कुछ एग्जाम्पल और लेके देखते हैं। जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देती हूँ, उसमें हमको ये पता लगाना है कि वो पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, सिर्फ देख के पता लगाना लास्ट अंक। तो इसके लिए जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा, जैसे हमारे एक नंबर है हमारे पास में 1057, इसमें हमें पता लगाना है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। दूसरा नंबर है हमारे पास में 23453, मतलब 23,453। तीसरा जो अंक है 7,928, और एक नंबर है हमारे पास में 2,22,222। इस तरीके से इन नंबर्स में हमें देखकर पता लगाना है कि ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा लास्ट डिजिट देखेंगे। तो लास्ट डिजिट देखा हमने तो यहाँ पे क्या है 7, तो हमारा ये जो इकाई अंक वाला जो गुणधर्म है इसमें 7 अंक पर समाप्त होने वाली पूर्ण वर्ग संख्याएँ पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, मतलब इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। लास्ट का डिजिट 8,
यहाँ पे ये देखिए, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसका लास्ट डिजिट 3, तो ये 3 होगा तो भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है 2, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब जैसे अब एक एग्जांपल और हम देखते हैं, देती हूँ। जैसे 1069, ये क्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है? 12061। अब ये देखो, अब इनका जो लास्ट डिजिट है वो ना तो 2 है, ना 3 है, और ना 7 है, और ना 8 है। ठीक है ना? तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, ज़रूरी नहीं है नहीं होगी, मतलब हो सकती है, ये हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि जिस भी संख्या का लास्ट डिजिट 2, 3, 7, 8 है वो पूर्ण वर्ग तो वो तो होगा ही नहीं, उसको तो देखते ही हमें मना कर देना है। लेकिन अगर 0, 1, 4, 5, 6 या 9 में से कोई भी एक अंक लास्ट डिजिट आ जाता है तो वहाँ हमें सोचना होगा कि वो पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। मतलब 2, 3, 7, 8 आ जाए तो हमें सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट हमें लिखना है कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। लेकिन 0, 1, 4, 5, 6 में से कोई भी एक अंक आ जाए तो हमें वहाँ सोचना पड़ेगा कि पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। अब देखिए, आपको ये तो पता चल गया कि 0, 1, 4, 5, 6 और 9 पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंत में यही संख्या आती है। लेकिन कौन कौन सी संख्याओं के, अभी ये थोड़ा सा और इसकी डिटेल में जाएं तो कौन कौन सी संख्या के अंत में 1 आएगा, और कौन सी संख्या के अंत में 0 आएगा, कौन सी संख्या के अंत में 4 आएगा, किसके अंत में 5 आएगा, किसके अंत में 6 आएगा, किसके अंत में 9 आएगा। इसके लिए जैसे देखो, मैंने आपको 1 से लेकर 100 तक की सारी संख्याएं बताई। इसको अगर हम दोबारा सॉल्व करते हैं, जैसे एक सेकेंड, इसको जैसे हम 11 के लिए निकालते हैं। देखो 11 का जो वर्ग होता है हमारा क्या होता है 121। 12 का वर्ग हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं वर्ग करके, 12 का होता है 144। 13 का वर्ग होता है हमारा 169। 14 का होता है 196। ठीक है, 15 का वर्ग होता है 225। 16 का वर्ग होता है 256। 17 का वर्ग होता है, ये इनको गुणा करके निकाला है, मतलब 17 को 17 से गुणा करा, 16 को 16 से गुणा करा, ऐसे गुणा करके हम निकालते हैं तो ये इनका वर्ग होता है। अब 1 से लेके 30 तक की संख्याओं का वर्ग तो स्टूडेंट्स आपको आना ही चाहिए। अब ये मुझे याद था इसलिए मैंने आपको यहाँ सामने लिख दिया, डायरेक्ट लिखती जा रही हूँ कि 17 का वर्ग क्या होता है हमारा 289। ठीक है, और 18 का वर्ग होता है हमारा 324। ठीक है, और 19 का वर्ग होता है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, 19 का वर्ग 361। और उसका फिर आता है हमारा 20। 20 का वर्ग होता है, इसको ऊपर करें, 20 का वर्ग होता है हमारे 400। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स, अब हमें यहाँ पता लगाना है कि किस किस के लास्ट में 1 आ रहा है। देखो 11 को 11 से गुणा करा, लास्ट अंक 1 आ रहा है, और एक कहाँ पे आ रहा है, ये 19 वाले में। ठीक है, ऐसे ही अगर हम लास्ट स्लाइड पे चलें जहाँ पे हमने 10 का 1 से लेकर 10 तक का देखा, देखो 1 के वर्ग का लास्ट अंक 1 है, इसमें भी देखो। ठीक है, और यहाँ पे 9 के वर्ग में लास्ट अंक 1 है। इसका मतलब यहाँ हम एक निर्णय पे पहुँच सकते हैं कि किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक 1 या 9 है तो उसकी वर्ग संख्या का इकाई अंक क्या आ जाएगा, 1 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर 4 देखें, 4 किस किस के अंत में आ रहा है, तो देखो 4 2 के वर्ग में आ रहा है। देखो 12 का गुणा 12 से करा तो लास्ट अंक 4 आ रहा है। अगर किसी भी संख्या का लास्ट अंक 2 है तो 4 आ रहा है। और किस में आ रहा है, 8 को 8 से गुणा करा, 18 को 18 से गुणा करा तो 4 आ रहा है। मतलब 18 का इकाई अंक 8 ही है ना, तो 8 को 8 से गुणा करा। ऐसे अगर पिछली स्लाइड में देखें तो ये देखो, पिछली स्लाइड में 2 को 2 से गुणा करा 4 आ रहा है, 8 को 8 से गुणा करा तो लास्ट अंक देखो 4 आ रहा है। ऐसे 64 आ रहा है, लास्ट अंक 4 आ रहा है। हमें लास्ट अंक देखना है, इकाई अंक इसका। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये इसके साथ ही हम किस निर्णय पे पहुंच सकते हैं कि अगर किसी भी संख्या का लास्ट अंक यदि 2 या फिर 8 है तो उसकी वर्ग संख्या का इकाई अंक क्या होगा, 4 होगा। ऐसे ही हम 13 के लिए निकाल लेंगे, 3 के लिए निकाल लेंगे। देखो 3 का जो वर्ग होगा उसका लास्ट, देखो इसमें इस स्लाइड में देखते हैं, 3 के वर्ग का लास्ट अंक 9 है, और 9 किस में आ रहा है, 7 के वर्ग में। मतलब और इधर देखते हैं इस स्लाइड में, देखो
13 को 13 से मल्टीप्लाई करा 169, तो मतलब अगर लास्ट अंक 3 है तो उसके वर्ग का इकाई अंक भी कितना होगा? 9 होगा। यहाँ पे देखो 17 में, देखो 17 में लास्ट अंक 7 था तो इकाई अंक लास्ट में क्या आया? 9 आया। मतलब इसमें हम सीधे सीधे इस निर्णय पे पहुँच सकते हैं कि अगर किसी भी संख्या का लास्ट अंक 3 या 7 है तो उनके वर्ग का इकाई अंक क्या होगा? 9 होगा। और 6 किसका होगा? जिसका लास्ट अंक 4 या फिर 6 होगा। देखो इसमें, देखो जैसे इसमें पता चल रहा है हमारे यहाँ पे 6 है, लास्ट अंक इसका 4 है तो इसका 6 है, यहाँ पे इसका लास्ट अंक 6 है तो यहाँ इसका भी 6 है। तो मतलब किसी भी संख्या का लास्ट अंक यदि 4 और 6 हुआ तो उसके वर्ग का इकाई अंक कितना होगा? 6 हो जाएगा। ओके। ऐसे ही अगर हम 0 के लिए देखें तो 0 किस में आ रहा है? 5। तो देखो 5 तो जिसके लास्ट अंक अगर 5 है तो वहाँ पे हमें पक्का पता है कि उसका एक वर्ग का इकाई अंक भी 5 होगा। ऐसे 0 का देखें तो लास्ट का अंक 0 होना चाहिए तो उसके वर्ग का इकाई अंक भी 0 होगा। तो ये जो हमने सीखा इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये देखो यहाँ हम हमारा लिख सकते हैं कि यहाँ पे हमने लिखा संख्या, ठीक है, संख्या का इकाई अंक और वर्ग संख्या का इकाई अंक, वर्ग संख्या का इकाई अंक क्या होगा? देखो इसको हम यहाँ लिखेंगे। अगर मान लो हमारी संख्या का इकाई अंक या 0 है, किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 है तो उसकी वर्ग संख्या का इकाई अंक भी क्या होगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। और अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 1 या फिर 1 या 9 है तो उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऐसे ही इकाई अंक 2 या क्या होगा? 8, 2 या 8 है तो उसका इकाई अंक, उसकी वर्ग संख्या का इकाई अंक कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि 3 या 7 है तो उसका इकाई अंक, उसकी वर्ग संख्या का इकाई अंक कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। जो हमने ऊपर पढ़ा उसी को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। और ऐसे ही अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि 4 या 6 है तो उसकी वर्ग संख्या का इकाई अंक 6 हो जाएगा। ऐसे ही बचा अब हमारे पास में सिर्फ 5। तो 5, किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि 5 है तो उसका लास्ट इकाई अंक कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये बताया वो इसलिए क्योंकि छोटी संख्याओं का तो इकाई अंक हम संख्याओं को गुणा करके पता लगा लेते हैं, लेकिन अगर हमारे पास में बड़ी संख्याएं हुई तो हम कैसे पता लगाएं कि उनके वर्ग का इकाई अंक क्या होगा, ठीक है ना। तो ये वाला जो हमने निकाला है कि संख्या का इकाई अंक और वर्ग संख्या का इकाई क्या होगा, तो ये हमारे काम आएगा। जैसे कुछ एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे एक एग्जांपल है हमारे पास में कि नीचे दी गई संख्याओं के वर्ग करने पर उनका इकाई अंक क्या होगा। जैसे हमारे पास में ये एग्जांपल मैंने आपको दिया, जैसे 1234 एक संख्या है हमारे, तो इस संख्या का इकाई अंक वर्ग करने पर इकाई अंक क्या होगा? अगर इसका हम वर्ग करें तो उसका इकाई अंक क्या होगा? मतलब हमको उस जो भी संख्या आएगी वर्ग करने पर, जैसे मान लो कोई भी संख्या आई तो उसका जो लास्ट अंक है, इकाई अंक है, वो क्या होगा, ये हमें पता लगाना है। तो ये यहाँ पे अगर हम गुणा करने तो बैठने से रहे, क्योंकि इतना लंबा गुणा कर भी देंगे तो टाइम लग जाएगा। तो ऐसी संख्याओं का गुणा करने के लिए या फिर ऐसी संख्याओं का इकाई अंक पता लगाने के लिए ऊपर वाला ये जो फैक्ट है हमारे, ये काम आएगा, ठीक है। जैसे अब देखो यहाँ पे हमको लास्ट का इकाई अंक देख लेना है। इसका लास्ट इकाई अंक क्या है? 4। और हमारे 4 लास्ट इकाई अंक किस किस पे आ रहा था? तो देखो 4 किस पे आ रहा था? वर्ग करने पर क्या आएगा? 4 का वर्ग करने पर क्या आ रहा था? देखो इसको ऊपर करते हैं तो पता चलता है हमारे, ये देखो 4 या 6 को गुणा करेंगे लास्ट का। अब अगर किसी संख्या का लास्ट इकाई अंक 4 या 6 है तो उसके वर्ग का इकाई अंक क्या होगा? 6 होगा। तो यहाँ हम संख्या को देखते ही पता लगा के बता सकते हैं कि इसका लास्ट इकाई अंक क्या हो जाएगा? 6 आ जाएगा, ठीक है।
तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा इनसे। अब जैसे एक एग्जांपल और हमारा, जैसे मैं यहाँ पे है लिखती हूँ, आपकी बुक का ही एग्जांपल है, जैसे 26387 ये वाला एग्जांपल है। तो इसका लास्ट इकाई अंक क्या होगा ये हमें बताना है। तो इसका लास्ट इकाई अंक हमारा क्या हो जाएगा। अब 7 किस में आता है, चाहो तो आप 7 को ही 7 से मल्टीप्लाई डायरेक्ट करके पता लगा सकते हो, या फिर हम इन ये फैक्ट जो मैंने आपको लिखवाए इनको याद भी कर सकते हो। जैसे 3 या 7 का अगर लास्ट इकाई अंक 3 या 7 है तो उसका वर्ग करने पर क्या आता है 9। ये देखो यहाँ पे ये 9 है। लास्ट इकाई अंक अगर हमारा 7 है तो उसका वर्ग करने पर इकाई अंक कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका इकाई अंक क्या आएगा 9। ठीक है, ऐसे ही एक और संख्या 52698, तो यहाँ पे भी हम बता सकते हैं कितना आएगा इसका लास्ट इकाई अंक 4 आ जाएगा। ये ऊपर लिखवा रखा है, ये देखो 2 या 8 हो लास्ट इकाई अंक तो उसका वर्ग का क्या इकाई अंक क्या होगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल आई थिंक काफ़ी होंगे आपको ये समझने के लिए कि अगर किसी भी वर्ग संख्या का इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6 या 9 है, 9 पर समाप्त होती है, तो उसका उस संख्या का पूर्ण वर्ग वो संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है और नहीं भी हो सकती। और ये तो हमें सीधा सीधा देख के बता देना है कि 2, 3, 7, 8 अगर किसी भी संख्या कोई भी संख्या 2, 3, 7, 8 पर समाप्त हो रही है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो ही नहीं सकती। उसको तो देखते ही हमें ये बताना है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और कौन कौन सी संख्या का वर्ग करने पर उसका इकाई अंक क्या आएगा ये भी हमने यहाँ पे देख लिया। अब इसके नेक्स्ट गुणधर्म पे चलते हैं। इसका नेक्स्ट गुणधर्म है शून्यों की संख्या। इसमें लिखा है कि वर्ग संख्याओं के अंत में शून्यों की संख्या केवल सम होती है। अब जैसे देखो 10 को 10 से गुणा करा तो कितना आया 100 आया। अब देखो 10 में कितने जीरो हैं, कितने शून्य हैं, एक शून्य, और इसके वर्ग में कितने शून्य हैं 2, मतलब सम आया। इसकी वर्ग संख्या का अंत में शून्यों की संख्या सम होती है, मतलब सम हो गई। अब ऐसे ही अगर हम 100 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा। अगर किसी भी सम संख्या को भी ले देते हैं, लास्ट में सम संख्या हो जीरो में, तो भी हम कैसे लेंगे, तो 100 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे 10,000। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी हमारे 4 जीरो आ रहे हैं, मतलब डबल भी, एक तरीके से डबल भी हो रहा है और सम भी आ रहा है। आंसर लास्ट में शून्यों की संख्या सम आ रही है। तो ये तो सीधा सीधा सा नियम है कि किसी भी संख्या का अगर शून्य सम हो या विषम हो तो उसके वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या केवल सम होती है। ठीक, तो ये क्वेश्चन, ये वाला जो गुणधर्म है आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम हमारे इसके नेक्स्ट गुणधर्म पर। ये देखिए इसका नेक्स्ट गुणधर्म कह रहा है कि सम संख्याओं का वर्ग सम संख्या होती है और विषम संख्याओं का वर्ग विषम संख्या होती है। मतलब अगर कोई सम संख्या है उसका वर्ग करेंगे तो उसका वर्ग सम संख्या होगी, और विषम संख्या का वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग विषम संख्या होगी। इसको छोटे से सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारा सम, सबसे छोटा सम नंबर है 2, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 आ रहा है। अब देखो 2 को 2 से गुणा करा, 2 एक सम संख्या है, इसका वर्ग जो आया 4 आया, ये भी एक सम संख्या है। अब अगला, या फिर इसका जो विषम संख्या लेते हैं हम 3 ही ले लेते हैं। 3 को 3 से गुणा करा तो कितना आया 9 आ रहा है। 3 एक विषम संख्या है और 9 भी एक विषम संख्या है। तो ये वाला जो गुणधर्म है ये आपको समझ में आ गया होगा कि सम संख्याओं का वर्ग सम होता है और विषम संख्याओं का वर्ग विषम होता है। तो इसको अगर हम इस गुणधर्म को अगर पढ़ के याद रखें तो इससे अगर हम डायरेक्ट अगर पूछे कि किसी भी संख्या का वो वर्ग क्या होगा, मतलब जैसे मान लो ये हमारे पास में एक एग्जांपल है 727। ठीक है, अगर इस संख्या को वर्ग करेंगे तो ये इसका वर्ग सम आएगा या फिर विषम आएगा, ये हमें पता लगाना है, सम या विषम। ठीक है, तो हमको संख्या ही देख लेनी है कि संख्या क्या है, सम आएगा या फिर विषम आएगा। अब देखो हमारी ये जो संख्या है 727, इसको देख के सम और विषम तो स्टूडेंट्स आप सब जानते ही होंगे कि 727 को देख के पता लगा रहे हैं हम कि ये कौन सी संख्या है, एक विषम संख्या है, तो इसका वर्ग भी क्या आएगा, विषम संख्या होगी। कैसे, इस गुणधर्म के अकॉर्डिंग कि सम संख्याओं का वर्ग सम होता है और विषम संख्याओं का वर्ग विषम होता है। तो ऐसे ही अगर कैसी भी सम या विषम कैसी भी बड़ी से बड़ी संख्या हमारे सामने आ जाए और हमसे पूछे कि इनका जो वर्ग होगा वो सम होगा या विषम होगा, ये हम पता कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हमारे इसके नेक्स्ट गुणधर्म पर। ये देखिए इसमें लिखा है कि n विषम प्राकृत संख्याओं का योग बराबर n का वर्ग। n का वर्ग मतलब
n का स्क्वायर। ठीक है, कोई विषम संख्याएं हैं, n विषम संख्याएं हमने ली, ठीक है, और उनका योग किया हमने, तो उनका योग डायरेक्ट हम ऐसे एक को जोड़ने की बजाय हम डायरेक्ट उनका स्क्वायर निकाल देंगे तो वो हमें पता चले। जैसे हमने 3 विषम प्राकृत संख्या ली, 3 विषम प्राकृत संख्या मतलब शुरुआती 3 ली, जैसे हमने 1 लिया, दूसरी विषम प्राकृत वो भी विषम होनी चाहिए, दूसरी विषम क्या हो गई, 3 हो गई। इसको समझने की कोशिश करो। देखो पहली विषम संख्या हो गई हमारी 1, दूसरी विषम संख्या 2 3 हो गई, और तीसरी विषम संख्या क्या आ जाएगी, 5। ये तीनों विषम संख्या हैं और तीनों लगातार हैं। तो प्रथम 3 विषम प्राकृत संख्याओं का योग, इनको डायरेक्ट योग, पहले तो योग करके देखते हैं तो कितना आता है, 5 और 3 8 और 1 हो जाएगा हमारा 9। ठीक है, या तो डायरेक्ट, ये तो हम छोटे नंबर्स हैं इसलिए हमने ऐड कर लिया। अगर हमारे पास बहुत सारी विषम प्राकृत संख्या आ जाती हैं तो हम क्या करते हैं, इनको ऐसे निकालने की बजाय इनको n स्क्वायर कर देंगे। जैसे मान लो हमने 3 विषम प्राकृत संख्या ली तो यहाँ पे n बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो गया ना, 3 विषम प्राकृत संख्या है तो n बराबर 3 हो गई, तो डायरेक्ट हम 3 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। ठीक है ना, जैसे देखो ये 1 2 3, एक तो 1, एक दूसरा 3, तीसरी 5, तो ये 3 हो गई, गिनने में 1 2 3 आ रही है 3, तो 3 प्राकृत संख्याओं का, 3 विषम प्राकृत संख्याओं का योग 3 के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल समझ में आ गया। जैसे अगला एग्जाम्पल लें, जैसे हमने 4 विषम प्राकृत संख्याओं का ले लो या फिर 5 विषम प्राकृत संख्याओं का ले लो। जैसे मैंने आपको माना, मैंने यहाँ पे ले लिया 6 विषम प्राकृत संख्या ली, तो पहली विषम प्राकृत संख्या 1 ले ली, दूसरी 3, तीसरी 5, चौथी 7, ये सारी विषम संख्याएं हैं और लगातार चल रही हैं, और पाँचवीं 9 और छठी हो गई हमारी 11। अब देखो इनको ऐड करने में हमें टाइम लगेगा, इनका योग करने में, तो डायरेक्ट हम क्या निकाल सकते हैं, पहले तो ये गिन लेते हैं कितनी विषम प्राकृत संख्या है, 1 2 3 4 5 और 6, तो डायरेक्ट 6 के स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं। अब आप चाहें इनको योग करके देख लो, इनको ऐड करके देख लो, इनका आंसर भी 36 आएगा, और डायरेक्ट इस फॉर्मूले से भी डायरेक्ट 36 आ रहा है। तो ये हमें, इसके लिए हम कह सकते हैं कि पहली n विषम प्राकृत संख्याओं का योग n स्क्वायर है, n स्क्वायर के बराबर है। तो ये हमें बड़ी से बड़ी, जितनी भी बड़ी विषम प्राकृत संख्याओं को ऐड करने की बजाय मतलब टाइम बचाने में हमारे काम आते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे इसके नेक्स्ट वाले गुणधर्म पर। ये क्या कह रहा है कि 2 क्रमागत वर्ग संख्याओं के बीच कुल संख्या है। मानो 2 क्रमागत वर्ग संख्याएं हैं, उनके बीच कुल संख्या कितनी होगी। या देखो, यदि n का वर्ग और n+1 का वर्ग, मतलब n का स्क्वायर और उसकी अगली संख्या का वर्ग, n+1 का मतलब होता है उसकी जस्ट अगली संख्या का वर्ग, क्रमागत वर्ग संख्याएं हैं, तो इनके बीच कुल जो संख्याएं होंगी वो 2n होंगी। मान लो जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिखा 4 का वर्ग और इसकी अगली जो संख्या है n+1, यानी कि अगली n+1 मतलब n बराबर हमने यहाँ पे 4 ले लिया। जैसे इसको पूरा प्रॉपर समझे तो इसको थोड़ा ऊपर करके देखो, n बराबर हमने यहाँ पे ले लिया 4, n बराबर 4 लिया तो 4 का स्क्वायर, और तो n+1 क्या हो जाएगी हमारे 5 का स्क्वायर, क्योंकि n में 1 जोड़ दिया ना, 4 में 1 जोड़ दिया तो 5 का स्क्वायर। अब देखो इनके बीच में वर्ग संख्याएं कितनी होगी, इसका वर्ग होता है 16 और इसका होता है 25, तो इनके बीच में जो संख्याएं होंगी वो कितनी होंगी, इसको हम गिन के पता लगाते हैं। जैसे 16 के बाद में क्या आता है, 17 18 19 20 21, और आगे पहुंचते हैं, इसको मिटा देते हैं, आगे पहुंचेंगे 21 के बाद में 22, फिर 23 और 24, क्योंकि और 25 तो इसका होता ही है वर्ग, 25 तो 5 का वर्ग है और 4 का वर्ग 16 है। 2 लगातार वर्ग संख्याएं हैं, 4 का वर्ग और 5 का वर्ग। अब इनके बीच में कितनी संख्याएं निकल के आई हमारे पास में, इनको गिनते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आई है। तो ये जो छोटी संख्या थी, ये तो हमारे बीच में छोटी संख्याएं थी, छोटी वर्ग संख्याएं थी, इसलिए हमने आसानी से निकाल लिया। लेकिन अगर हम इस फॉर्मूले से करें जो हमें यहाँ पे दे रखा है कि n का वर्ग मतलब n स्क्वायर व n+1 का स्क्वायर क्रमागत वर्ग संख्याएं हैं, तब इनके बीच कुल संख्या इस 2n के बराबर होगी। मतलब डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। अगर हमने n बराबर 4 लिया था, हमने यहाँ पे n बराबर क्या लिया था, 4 लिया था, तो इनके बीच की कुल संख्या 2n, मतलब 2 गुणा 4 कर दो, 2 गुणा 4 करा, 2n का मतलब n का मतलब यहाँ पे 4 था ना, तो करा कर कितना आया आंसर, 8 आया।
और हमारे वैसे भी हमने निकाला तो भी हमारे कितना आया था, इनके बीच में कितनी संख्याएं आई थी, 8 आई। तो डायरेक्ट हम बड़ी से, अगर बड़ा कोई हमारे पास में बड़े वर्ग संख्याएं आ जाए और डायरेक्ट उनके पीछे उनके बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो क्या करेंगे हम उस n को, जो शुरुआती जो वर्ग वाली संख्या है, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस प्रकार हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला गुणधर्म हमारा कंप्लीट हुआ कि 2 क्रमगत वर्ग संख्याओं के बीच में कुल कितनी संख्याएं होती हैं, 2n के बराबर होती हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये वाला जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इस इंट्रोडक्शन के बाद में हम हमारी एक्सरसाइज 5.1 करेंगे, क्योंकि वो इन्हीं पर बेस्ड है। फिर हम बाद में 5.2 स्टार्ट करने से पहले, उससे पहले भी जितना भी इंट्रोडक्शन है वो मैं आपको करवा दूँगी। फिर हम 5.2 स्टार्ट करेंगे। इस प्रकार से हम आधा आधा करके ये वाला कंप्लीट करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू।